वेलकम टू स्टोरीज बाय मरासिम। दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। मैं आपको सुना रहा हूं मेरी लिखी कहानी नजरिया पार्ट 2। कीप लिसनिंग। नमस्कार। बहुत नाम सुने थे। अचानक भानु गढ़वाली बोला तो गाड़ी में सब चौंक गए। वो बोला, बहुत आरजू थी मिलने की, आज पूरी हो गई। मैं खामोश था। वो आगे बोला, 16 एनकाउंटर, 2 प्रमोशन, 4 मेडल, 5 बार वीरता सम्मान। दम है, दम तो है ना सिपाही जी? उसने साथ बैठे सिपाही यशवंत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जानते हो, हमारे और तुम्हारे साहब में एक बात कॉमन है। हमने भी 16 को वहीं भेजा जहां तुम्हारे साहब ने। चुप करो, खामोश रहो। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उसे दिखाकर साफ करते हुए कहा, फर्क है भानु। तुम्हारे हाथों पे लगा खून बेकसुरों का था और इस रिवॉल्वर पे जब भी खून की छींटें आई हैं वो खून एक गुनाहगार का था। और हाँ, मुझे एक और वीरता मेडल नहीं चाहिए, इसलिए उकसाओ मत मुझे। शाबाश। ये जचता है, गुस्सा जचता है तुम पे इंस्पेक्टर। गढ़वाली ने कहा, हाँ भी तेवर थे कभी। हम सुनते नहीं थे, किसी की आदत नहीं थी, बस चीर देते थे। आज तुमको देख के जवानी याद आ गई इंस्पेक्टर। गाड़ी गदरपुर चौराहे से दाएं मुड़ चुकी थी। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी। हम लोग गाड़ी में बैठे थे, लेकिन गाड़ी नजर के बाहर भी थी, क्योंकि किसी भी घटना के लिए पहले से हमें तैयार रहना था। हमारी गाड़ी के आगे पीछे या दाएं बाएं कोई भी गाड़ी करीब से निकलती तो हम फौरन चौकन्ने हो जाते। 3 घंटे इसी तरह गुजर गए। हम बाईपास के आधे रास्ते आ चुके थे और अब वक्त था रास्ता बदलने का। किधर ले जा रहे हो? कौन सा रास्ता ले जा रहे हो? अरे क्या हो रहा है? भानु गढ़वाली ने हड़बड़ा के कहा। तो मैंने शीशे में ड्राइवर गोपाल दास की आंखों में देख के मैं मुस्कुराया। फिर भानु भी हल्का सा मुस्कुराया और मेरी तरफ देख के बोला, कहीं एक और मेडल की तमन्ना तो नहीं जाग गई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट? मैं थोड़ा आगे खिसक कर उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, घबराओ मत भानु सिंह गढ़वाली, तुम्हें मारने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, इरादा बदल भी सकता है। क्यों अशफाक मियां? सभी सिपाही हंसने लगे तो पहले उसने दाएं बाएं देखा, फिर वो भी मुस्कुराने लगा। हमारी जीप नजीबाबाद हाईवे पे तेज रफ्तार से चली जा रही थी। दूर तक खेत खलिहान, कच्चे मकानों की कतारें दिखाई दे रही थी। तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने जेब से फोन निकाला तो देखा स्क्रीन पे लिखा था, नीरजा कॉलिंग। मैंने उस पल अपने हाथों में एक अजीब सी कपकपी महसूस की। नीरजा को वो कागज मिल गया था। मैंने फोन को गौर से देखा और फिर वही किया जो करना चाहता था, कॉल डिस्कनेक्ट। इधर भानु सिंह गढ़वाली सिपाहियों को अपनी हैवानियत की दास्तान सुना रहा था। कब किसको कैसे मारा, किसके गले में टायर डाल के चला दिया, किसको मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब बता रहा था। लेकिन मेरा ध्यान मेरे फोन पे था जो बार बार बजता जा रहा था और मैं बार बार कॉल डिस्कनेक्ट करता जा रहा था। कॉल तो कट जाती थी, पर नीरजा का चेहरा मेरे जहन में दौड़ने लगता था और साथ ही याद आते थे वो मंजर जिनमें वो और तौकीर एक साथ थे।
ये ख्याल मेरे गुस्से की आग को हवा दे रहा था और मुझे दुनिया से बेहिसाब नफरत हो रही थी। तभी मैंने भानु गढ़वाली की तरफ ध्यान दिया। वो लगातार बोलते ही जा रहा था। अरे मामला बीवी का ना होता तो किसी के हाथ नहीं आते, पर क्या करें, बीवी को इतना चाहा, इतना प्यार किया, पर कर गई बेवफाई। क्या कीजिएगा बताइए, मारना तो पड़ेगा। मैं बिना उसकी तरफ देखे उसकी बात सुन रहा था। वो बता रहा था कि उसकी बीवी ने उसके साथ बेवफाई की थी। ना जाने क्यों उसकी एक एक बात सुनने से मुझे लग रहा था कि वो मेरी ही बात कर रहा हो। वो सारे जज्बात जो मेरे दिल में थे वो भानु सिंह गढ़वाली की जुबान से निकल रहे चुप थे। चुप बिल्कुल चुप। मैंने रिवॉल्वर लोड करके अचानक भानु के माथे पर रख दिया। चुपचाप बैठ जा वरना यहीं ठोक दूंगा साले। वो और बाकी सिपाही मेरे अचानक आए गुस्से से चौंक गए। हालांकि भानु के चेहरे पे कोई भाव नहीं बदला था। रिवॉल्वर अब तक उसके माथे पे था और वो एक टक मुझे देख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और रिवॉल्वर हटा के सीट पे बैठ गया। मेरे सिपाही मेरे इस बिहेवियर से हैरान थे। मैंने इस तरह कभी गुस्सा नहीं किया था। मैं इतना कमजोर नहीं था, लेकिन आज भानु सिंह गढ़वाली की बातों में ना जाने क्यों मुझे नीरजा दिखाई दे रही थी। शायद हमारी गाड़ी नजीबाबाद बाईपास से आगे निकल चुकी थी। रात गहरी होती जा रही थी और रास्ते सुनसान। हमारी मंजिल अब 3 साढ़े 3 घंटे दूर ही थी। आगे बैठे गोपालदास और सुरिंदर की आंखें भारी हो रही थी। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज से हम सब चौंक गए। अरे अरे सर, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ड्राइवर गोपालदास ने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बड़ी गाड़ी में हथियार लिए लोग हमारी गाड़ी पे निशाना साध रहे हैं। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और भानु गढ़वाली से कहा, लो, आ गए तुम्हारे सगे रिश्तेदार। ये चुनौती दोगुनी थी। अब ना सिर्फ मुझे गढ़वाली को भागने से रोकना था, बल्कि अब मुझे अपने सिपाहियों की जान भी बचानी थी। वक्त मुझे उस मोड़ पे ले आया था जहां अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता था। पिछले 16 एनकाउंटर में एक बात जो मैंने सीखी थी वो ये कि सामने वाला मजबूत हो तो हो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। मैंने गोपालदास को कहा कि वो गाड़ी को सड़क पे तिरछा दौड़ाए ताकि वो लोग निशाना ना साध पाए, और यशवंत को बोला कि वो भानु गढ़वाली को पकड़ के रखे ताकि वो भागने ना पाए। हाँ बे, तू तू नीचे बैठ, नीचे बैठ। मैंने रिवॉल्वर का पिछला कोना भानु गढ़वाली के कंधे पे मारा और उसे नीचे बैठने को कहा। आगे बैठा सुरेंद्र अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जितनी तेज मुमकिन था गोलियां बरसा रहा था। मैं भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन पे गोलियां बरसा रहा था। सिपाही अशफाक मुझको कवर दे रहे थे और उस सुनसान सड़क पे गोलियों की आवाज गूंजती जा रही थी। तभी अचानक एक गोली सिपाही यशवंत के कंधे पे लगी। ओ यशवंत, तुम ठीक हो ना? गाड़ी किनारे लगाओ, जल्दी जल्दी। अशफाक, कवर दो मुझे, मैंने कहा और उन पे फायर हमारी गाड़ी सड़क किनारे रुक गई। कुछ दूर पे सड़क के दूसरी तरफ हमलावरों की गाड़ी भी ठहर गई। उनमें से कुछ नकाब पहने हुए, कुछ बेनकाब थे। एक के पास राइफल थी, दो के पास रिवॉल्वर। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। फिर कुछ ही देर में गोलियों की आवाज रुक रुक के आने लगी। शायद उनके पास बुलेट्स कम पड़ने लगी। मैं गुस्से से भानु गढ़वाली के पास गया और उसे कहा, हमारे एक सिपाही को गोली लग गई है गढ़वाली, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, तेरे दोस्तों को क्या हाल करता हूं। वो कुछ कह सुन पाने की हालत में नहीं था और वहां वैसे भी कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर ये लुक्का छिपी चलती रही
और मौका पाकर मैं गाड़ी से उतर गया और गाड़ी के पीछे जाके निशाना लगाने लगा। हम लोगों की लगातार फायरिंग से उनके कुछ लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन तभी ना जाने क्यों यशवंत की पकड़ के बावजूद गढ़वाली ने सर उठा के बाहर की तरफ देखने की कोशिश की और एक गोली सीधा उसके कमर में लग गई। भानु गढ़वाली एक चीख के साथ गाड़ी के फ्लोर पे गिर गया। मैं और अशफाक जितना हो सकते थे गोलियां बरसाते रहे। मैंने देखा कि वो गाड़ी अचानक पीछे मुड़ी और फिर तेजी से चलती चली गई। हमने फायर जारी रखा और उन हमलावरों में से कई गंभीर तरह से घायल भी थे। वो गाड़ी तेज रफ्तार से चली और फिर आंखों से ओझल हो गई। मैं भागकर पहले यशवंत के पास पहुंचा तो देखा कि गोली उसके कंधे को छू कर निकल गई थी। हालांकि घाव काफी गहरा था, पर मैंने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूं सर, आप उसको देखिए, उसने कहा। तो मैं पीछे भागा और देखा तो भानु गढ़वाली फ्लोर पे उल्टा पड़ा था। उसके पेट के किनारे गोली लगी थी। चाले कभी उल्टी पड़ जाती है भानु, तुम्हारे मददगारों की गोलियों का निशाना तुम खुद बन गए, मैंने कहा। वो दर्द से कांप रहा था। बस अस्पताल ले चलो हमको, मर जाएंगे भगवान कसम, उसने कराहते हुए कहा। अस्पताल शहर में था और शहर अभी 1 घंटे की दूरी पर। मैंने गोपाल दास को इशारा किया और हमारी गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सुरेंद्र पीछे आ गए थे। अशफाक आगे गोपाल दास के साथ थे, लेकिन फ्लोर पे पड़े भानु गढ़वाली की हालत खराब थी। कुछ देर बाद मैंने उसको हिलाकर देखा। वो जिंदा तो था, लेकिन पूरा जिस्म कांप रहा था उसका। गोपाल दास, गाड़ी और तेज चलाओ, खून बहुत बह रहा है, यहीं मर जाएगा ये। मैं वो शाम कभी भूल नहीं सकता। गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक अपराधी करा रहा था और हम पे खून के धब्बे थे। मैं अपने फोन से कमिश्नर साहब को फोन करके हमले के बारे में उनको जानकारी दी। उन्होंने इस बात पे राहत की सांस ली कि मैं और बाकी सिपाही ठीक थे। मैं हरिद्वार के सिविल हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स कराता हूँ, तुम जल्दी पहुंचो उसको वहां लेके, उन्होंने कहा। तो मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इससे पहले मैं फ़ोन अपनी जेब में रखता, फ़ोन फिर से बजा, पर इस बार स्क्रीन पे था नीरजा कॉलिंग। हालांकि मेरे पास कहने को कुछ खास तो नहीं था, लेकिन इस बार मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो हेलो राजदीप, सुन पा रहे हो तुम मुझे? मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है राजदीप, लेकिन एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मुझे मत दो राजदीप। जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन ये मत करो, मैं जी नहीं पाऊँगी। राजदीप, सुन रहे हो ना तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, बोलो ना, माफ़ करोगे ना? रात के 2:30 बजे आसमान में अंधेरा गहरा चुका था। शायद इसीलिए किसी ने मेरी आंखों से बहते हुए आंसू नहीं। नीरजा मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मैं उसको माफ कर पाऊंगा या नहीं। मैं क्या जवाब देता उसको? मैं तो खुद अपने आप से पूछ रहा था कि भला ऐसी गलती की कोई माफी भी दे सकता है? क्या किसी का दिल इतना मजबूत है कि वो ऐसी गलती को माफ कर सके? ये सारे सवाल मेरे दिल में मशाल की तरह धधक रहे थे। मेरी नजर मेरे पांव के पास औंधे पड़े भानु गढ़वाली पे पड़ी तो मुझे याद आया कि कुछ देर पहले वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा था। मैंने अचानक उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको हिलाया। क्या बता रहे थे तुम तब? सुनो, उठो। मैं उसकी कहानी में दिलचस्पी क्यों ले रहा था नहीं पता,
शायद ये देखना चाहता था कि मेरे हालात में और कोई होता तो क्या करता। मैं गढ़वाली की कहानी में शायद खुद घायल था। उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके जिस्म से खून लगातार कम हो रहा था। हम जितनी जल्दी हो सकते थे अस्पताल की तरफ जा रहे थे। उसने कराते हुए हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी कमीज हाथ में खींची और कहा, बताओ मुझे क्या बोल रहे थे तुम। यशवंत और बाकी लोग मुझे गौर से देख रहे थे कि आखिरकार ये मामला क्या है। गढ़वाली कराहते हुए बोला, बिंदिया, बहुत चाहा उसको हमने, हर खुशी दिया, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। फिर उसने लड़खड़ाती जुबान से पूरी कहानी मुझको बताई। उसने बताया कि उसकी पत्नी बिंदिया से वो बहुत प्यार करता था। दुनिया के लिए वो एक अपराधी था, लेकिन बिंदिया के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति था। लूटपाट, चोरी, मर्डर, अपहरण के अपराधों में उसका नाम उन दिनों भी आता था और वो अपना सारा काम रवीश के साथ करता था। रवीश और उसकी अच्छी बनने लग गई थी। दोनों की जोड़ी 1 और 11 जैसी थी। पुलिस को ऐसा गुमराह करते थे कि पकड़ जाना एकदम नामुमकिन। बिंदिया के घर रवीश का आना जाना काफी हो गया था। जब कभी भानु गढ़वाली को कुछ हफ्तों के लिए गांव से दूर छुपना पड़ता था, तब रवीश ही था जो बिंदिया का ध्यान रखता था। लेकिन धीरे धीरे बिंदिया और रवीश की नजदीकियां बढ़ने लगी। जो प्यार कभी बिंदिया के मन में भानु गढ़वाली के लिए था, वो खामोशी से रवीश के नाम। एक शाम जब बारिश पूरे जोश से बरस रही थी और हल्का अंधेरा आसमान में छाया हुआ था, तो भानु गढ़वाली घर लौटा। उसे उम्मीद थी कि बिंदिया उसे देख के खुश हो जाएगी, गले से लगा लेगी और हमेशा की तरह ये धंधा छोड़ देने की जिद करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो घर पहुंचा तो उसने बिंदिया और रवीश को साथ देखा। उसने उन दोनों को जिस तरह देखा, उसका शरीर कांपने लगा। वो खुली आंखों से उस सच को देख रहा था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आंखों में नमी लिए वो चुपचाप वहां से लौट गया। फिर तुमने क्या किया? बताओ ना, क्या किया? गाड़ी के फ्लोर पे घायल पड़े गढ़वाली से मैंने पूछा। क्या तुम लौट आए? क्या किया फिर? लगातार खून कम होने की वजह से गढ़वाली की आंखें तकरीबन बंद होने वाली थी, लेकिन दर्द के बावजूद वो मुस्कुराया। लौटे, बिल्कुल लौटे, और साथ में हथियार लेकर लौटे। 7 इंच का रामपुरी था हमारे पास। बिंदिया सोई हुई थी सामने और हम पे खून सवार था। हम फैसला करके गए थे। हमने हमने चाकू सीधा उसके बिंदिया। गढ़वाली, गढ़वाली। सुरेंद्र ने उसे हिलाते हुए कहा तो उसने कोई हरकत नहीं की। हरिद्वार का सिविल अस्पताल सामने दिखने लगा था। हमारी गाड़ी तेजी से इमरजेंसी वार्ड के मेन गेट के अंदर दाखिल हो गई। डॉक्टरों की एक टीम वहां पहले से मौजूद थी, जिन्होंने यशवंत का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन भानु गढ़वाली को मृत घोषित कर दिया। डेड ऑन। अस्पताल से बाहर आते वक्त भानु का एक एक लफ्ज मेरे कानों में दौड़ रहा था। उसके और मेरे हालात एक जैसे थे। हम दोनों को तकदीर में धोखा मिला था। मैं उसकी तरह अपनी पत्नी का कत्ल तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरह भानु गढ़वाली ने बिंदिया को माफ नहीं किया था, मैं भी नीरजा को माफ नहीं करने वाला था।
लेकिन इससे पहले मैं ये फैसला खुद नीरजा को सुनाता, एक नया सच मेरा इंतजार कर लौट आया था। दफ्तर पे अपनी सीट पे गुमसुम बैठा था। हमला वाली घटना के बारे में सुनकर सुबह से काफी लोग मिलने आ चुके थे। कैसे हो राजीव? यार सुनाओ उस अटैक के बारे में। थैंक गॉड यू आर सेफ, टेक केयर। हर कोई मेरे टेबल पे इसी तरह आकर यही बातें कर रहा था। कोई मेरी बहादुरी की तारीफ कर रहा था, कोई समझदारी की। लेकिन सच तो यह था कि पहली बार मैं चूक गया था। पिछले 16 एनकाउंटर में मेरा निशाना कभी नहीं चुका था, लेकिन इस बार मैं हार गया था। खैर, हार तो मैं शादीशुदा जिंदगी की जंग भी गया था। या तो मेरा दिल चट्टान की तरह मजबूत होता कि मैं नीरजा को माफ कर देता, लेकिन जब भानु गढ़वाली जैसे खतरनाक अपराधी का दिल इतना मजबूत नहीं था तो मेरी क्या औकात। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सूना घर अभी भी परेशान तो करता था, लेकिन अकेलेपन से दोस्ती होने लगी थी। उसका फेवरेट मग, जयपुर की जूतियां, अलमारी से गिरते उसके कपड़े, जब भी देखता था मेरे दिल के कोने से बीते हुए पल याद आने लगते थे। एक दोपहर जब मैं अपने दफ्तर पे बैठा किसी जरूरी फाइल्स को निपटा रहा था, तब किसी ने मेरे टेबल पे जोर से हाथ मारा। तो क्या हाल है मिस्टर शूटर? मैंने ऊपर देखा तो अभिलाष था, मेरा दोस्त और जिम कोलीग। ठीक हो यार, तुम सुनाओ, मैंने कहा तो वो बोला, अरे कहाँ हो भाई, इतने दिनों से जिम नहीं आते, कहीं नहीं मिलते, चक्कर क्या है? मैंने बताया कि मन नहीं लगता, तो वो बोला, हाँ मन कहाँ लगेगा, मन को तो ना जाने कैसी फालतू की बातों में उलझा के रखा है। अच्छा सुनो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। मैंने कहा, हाँ कहो क्या हुआ? उसने कहा, नहीं यार यहाँ नहीं, शाम को कैफ़े पे मिलो। मैं नहीं जानता था कि अभिलाष मुझे क्या बताना चाहता था, लेकिन मुझे ये इल्म था कि बात हद से ज़्यादा ज़रूरी होगी, वरना अभिलाष और मैं जैसे दोस्त थे, हमें बात करने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए होती थी। खैर, शाम हुई तो मैं कैफ़े पहुंच गया। थोड़ी देर में अभिलाष भी आ गया। कॉफ़ी सिप करते हुए मैंने पूछा, हाँ बताओ क्या बताना है? उसने कहा, यार कल मेरे पास एक फ़ोन आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम तौकीर बताया था। वो चाहता था कि मैं तुमसे बात करूं। मैं कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए गौर से अभिलाष की तरफ देख रहा था। यार राजदीप, उसकी सारी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि तुम इस मामले को गलत तरीके से समझ रहे हो। नीरजा और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, जैसे मैं और तुम। उसने बताया था कि उसे तो मालूम भी नहीं है कि तुम ये सब सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है, वरना वो तो खुद नीरजा से मिलना छोड़ देता। झूठ कह रहा है वो, मैंने अभिलाष की बात काटते हुए कहा। तुम पूरा सच नहीं जानते अभिलाष, और उसका फायदा उठा रहा है वो। अच्छा, क्या है सच? उसने पूछा तो मैंने अपना फोन उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे नीरजा रोज फोन पे सॉरी कहती है। किस बात का सॉरी कह रही है वो बोला, तुम उसके गलती के सॉरी को कबूलनामा समझ रहे हो क्या? देखो, शादी के बाद लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। पहले की तरह दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, सब में थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं। नीरजा वो चेंजेस नहीं ला पाई, ये उसकी गलती है, इसके लिए वो सॉरी कह रही है, उसके लिए नहीं जो तुम सोच रहे हो। वैसे तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मैंने हैरानी के साथ कहा तो उसने कहा, कितना वक्त दिया तुमने नीरजा को, बताओ? कभी खुद सोचा? तुम्हें तो शौक चढ़ा था ना, हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन में अपनी तस्वीर देखने का। हाँ, 2-2 दिन बाद आते थे नींद पूरी करने के लिए घर पे। नीरजा को भी कोई चाहिए था भाई, बेमतलब उसकी बातें सुनने के लिए, उसकी बेवकूफ़ियों पे हंसने के लिए, उसकी गलतियों पे उसको डांटने के लिए। उसके दिल में मैल नहीं है राजदीप। फिर टेबल पे हाथ मारते हुए बोला, और मान लो वैसा है भी जैसा तुम सोच रहे हो, तो एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। मैं अचानक वहां से उठा
और वहां से निकल गया। अभिलाष वहीं बैठा मुझे जाता हुआ देख रहा था। कुछ जख्म इतने अंदर तक उतर जाते हैं कि ठीक होने के बाद भी थोड़ी ठीस रह जाती है। मैं नीरजा को माफ करना चाहता था, लेकिन माफ नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्यों था, ये मैं नहीं जानता। सर, आपसे कोई मिलने आया है। एक दोपहर जब मैं एक केस के रिगार्डिंग एक जूनियर के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तब एक हवलदार ने मुझे बताया। मैंने कहा, ठीक है, भेजो। कुछ देर बाद एक मुझसे कुछ साल बड़ी औरत कुछ पुराने कपड़ों में ठीक मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे दरारें थी। जी कहिए, कौन है आप? मैंने पूछा तो वो धीरे से बोली, बिंदिया। बिंदिया? नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नाम बहुत देर तक मेरे कानों में गूंजता रहा। भानु सिंह गढ़वाली की बिंदिया? लेकिन उसे तो भानु ने चाकू से। मेरी आंखों में हैरानी थी। मैं उसको बिना पलक झपकाए देखता ही जा रहा था। वो बोली, जेल गए थे उनका सामान वगैरह लेने। वहाँ आपके बारे में पता चला तो सोचा आपसे मिल लें। आप ही थे ना आखिरी वक्त पे मैं उनके अब भी साथ? यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं बिंदिया से बात कर रहा था। वो बिंदिया जिसको मेरे हिसाब से बेवफाई के बदले भानु गढ़वाली ने मार दिया था। वो सामने खड़ी बोल रही थी। सच बताएं तो हमें आपसे कोई नाराज़गी भी नहीं है। हमेशा से जानते थे कि जिस रास्ते पे वो थे किसी दिन हमें यूं ही अकेला छोड़ वो जाएंगे। बोलती जा रही थी और मैं अपनी याददाश्त पे जोर डाल रहा था। मैंने भानु सिंह गढ़वाली के आखिरी शब्द याद किए, लौटे, बिल्कुल लौटे, और साथ में हथियार लेकर लौटे। 7 इंच का रामपुरी था हमारे पास। बिंदिया सोई हुई थी सामने और हम पे खून सवार था। हम फैसला करके गए थे। हमने हमने चाकू सीधा उसके बिंदिया। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मैंने उससे पूछा, क्या कभी आपके पति ने आप पे चाकू से मारने की कोशिश की थी? मेरे सवाल के बाद वो खामोश हो गई। कुछ पल के लिए उसकी नजरें नीची हो गई। फिर बोली, हाँ, हुआ था एक बार ऐसा। वो चाकू लेकर हमारे कमरे में आए थे और हम पे चाकू ताने भी थे, लेकिन चला नहीं पाए। हाथ रुक गया था अपने आप। प्यार करते थे वो हमसे, और वो जो प्यार इंसान को कमज़ोर ना बनाए, वो प्यार कैसा। खूब रोए थे गोद में सर रख के और बोले कि बिंदिया, तुम्हें माफ़ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बिंदिया की बात सुनते सुनते मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यानी भानु सिंह गढ़वाली ने बिंदिया को माफ कर दिया था। उफ, मैं अपनी नासमझी के जिस अंधेरे में खड़ा था, मैं उसी को रोशनी समझ रहा था। बिंदिया ने बताया कि उसके कसम देने से भानु गढ़वाली ने वो धंधा भी छोड़ दिया था, लेकिन पुराने दुश्मन उसको मारना चाहते थे। तो यानी वो हमलावर उसको छुड़ाने नहीं, उसे मारने आए थे। जिनको मैं उसका साथी समझ रहा था, वो दरअसल उसके दुश्मन थे। अब बात धीरे धीरे मेरे समझ आने लगी थी। इसलिए वो भानु गढ़वाली को गोली मारते ही वहां से चले गए। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। सच मेरी आंखों के सामने आने लगा था। मैं कुछ देर अपना सर पकड़े बैठा रहा। अभिलाष की बातें याद आ रही थी कि मुझको नीरजा को माफ कर देना चाहिए, और एहसास हो रहा था कि वाकई मैंने अपनी कामयाबी में नीरजा को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ऐसे में वो तौकीर या फिर किसी और का सहारा नहीं लेती तो क्या करती। मैंने बिना देर किए एक फैसला किया। एक कागज पे कुछ दिन की छुट्टी की अर्जी लिख दी
और दीवान जी को पहुंचा दी। गाड़ी में बैठा और सीधे नीरजा से मिलने चला गया। हालांकि उसका सामना करना अजीब तो लग रहा था, पर जब हम मिले तो कोई मुश्किल नहीं लगा। गले मिलके हम दोनों की आंखें नम थी और मैंने उसे और उसने मुझे आखिरकार माफ कर दिया। यह हमारे रिश्ते की जीत थी। उस रुद्रपुर से देहरादून वाले सफर ने मुझे एक चीज सिखा दी थी कि प्यार वही है जो मैं अंदर से थोड़ा कमजोर बनाए। इस किस्से को गुजरे कुछ 16 साल हो गए। 3 साल पहले नीरजा कैंसर के चलते ये दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन उसकी बातें मुझे अक्सर याद आती हैं। वो कहा करती थी, मुजरिम कितना भी खूंखार क्यों ना हो, जुर्म सिर्फ उसके जहन में होता है। दिल में तो उसके भी एहसास होते हैं, याद होती है, किसी का आखिरी नाम होता है। सही कहती थी वो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि खूंखार भानु सिंह गढ़वाली की जुबान पे मरते वक्त आखिरी लफ्ज था, बिंदिया।